जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे और आपकी खुशी में शामिल मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका साथी सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247। यहां हम हर समय यानी कि 24/7 कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वो कंटेंट क्रिएट करें, वो चीजें आपको तैयार करके दे जो आपकी सफलता बिल्कुल आसान बना दे। आपके लिए अप्रोचेबल चीजें तैयार कर रहे हैं हम, जिससे आप इसी साल अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर सके। और इसी रास्ते की एक सीढ़ी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। इस रास्ते एक स्टेप आपके लिए, जिसमें आज आप जो पिछली 2 क्लास में आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है उन्हीं चीजों का निचोड़ देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेशन एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। फाइनली कम टू यू। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपकी जो क्लास हुई थी और हाँ जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी वहां पे कि आई थिंक सबने ले लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं। तो वेल एंड गुड, आपकी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास थी आपको मिल गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां हम बात करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू आपके पास क्या रहता है, म्यू mg कोस ऑफ थीटा, म्यू mg कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपके पास म्यू mg कोस ऑफ थीटा। अब यहां पे आपके पास ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये आपके पास। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m क्या है आपके पास मास, और न्यू क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक आपके पास। आप जानते हैं कि घर्षण गुणांक एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। और F यहां पे क्या है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल आपके पास। F क्या है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेज, 2 सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। नेचर ऑफ सरफेस की बजाय ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सॉरी नेचर ऑफ सरफेस की बजाय किस पे डिपेंड करेगा, ये इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेस, बिटवीन सरफेस। 2 सरफेस के बीच किस तरीके की इंटरलॉकिंग है। भाई जरूरी नहीं कि दोनों, जैसे मान लीजिए एक आपके पास बर्फ है, एक आपके पास आपका हाथ है या कोई दूसरी सरफेस है, स्लिप कर रही है, लेकिन वही आप बुरादा डाल दें। बर्फ तो आपने वैसे ही रखी लेकिन बुरादा डाल दिया, अब वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहां अकेले एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों सरफेस के बीच इंटरेक्शन कितना हो रहा है इस चीज पे निर्भर करेगा। दूसरा है आपके पास साइज ऑफ बॉडी के बजाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा, एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा कि वास्तव में कितने सरफेस का इंटरलॉकिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए मेरी पूरी बॉडी की मैं बात करूं, उस पे ये डिपेंड ना करके जो मेरा पैर और सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा। समझ आ रही बात। उसके बाद है आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एरिया एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। और तीसरा है आपके पास मास ऑफ द बॉडी, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट के मास पे, जैसे मान लीजिए कि यहां आपके पास ये सरफेस है, एक 5 किलोग्राम का एक स्मूथ ऑब्जेक्ट रखा, वही 5 किलोग्राम का आपने एक रफ ऑब्जेक्ट रखा, दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग है। तो यहां मास का लेना देना नहीं है, एक्चुअल में यहां लेना देना है इंटरेक्शन का,
इंटरलॉकिंग का लेना देना है, कितना एरिया इंटरलॉक करेगा और कितना यहां पे हम बात करें कि सरफेस एरिया जो फ्रिक्शन का होगा यहां से एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एक्चुअल में इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं, एक्चुअल में इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है। जैसे हम बात करें इसके लिए ये आंसर ए भी सही है, इसके लिए आपके पास आंसर सी भी सही है, ठीक है, आंसर ए भी सही है, ये भी इंडिपेंडेंट में काउंट होगा। दूसरा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की बजाय एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की जाएगी यहां पे। ये दोनों ऑप्शन आपके पास सही है, कई जगह दो से ज्यादा भी ऑप्शन देता है, तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये इसीलिए मैंने मल्टीपल चॉइस बनाया है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब एक साथ मिल जाए। ये चीज आपको दो चीजों का ध्यान रखना, एक ये और एक ये। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही आपको देगा, सारे नहीं देगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। आगे है आपके पास ए मास ऑफ एम कोलाइड अगेंस्ट ए वॉल, यानी कि ये आपके पास एक दीवार है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा विद मास एम के मूव करेगा, एम मास से इस दीवार के साथ टकराएगा विद वेलोसिटी v। लेकिन अब ये टकराने के बाद जब इधर आएगा, टकराने के बाद जब ये इधर आएगा तो यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मास में अभी भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है। तो आपसे कहता है रिबाउंड विद द सेम स्पीड, v यहां है, v यहां है, मास भी आपका m था और m था, इट्स ए चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आप क्या लेके चलेंगे, p इनिशियल इज इक्वल टू mv और p फाइनल आपके पास क्या है, इज इक्वल टू माइनस mv, आपके पास इज इक्वल टू आपके पास माइनस mv। तो इसमें से अगर ये वाला आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में कितना आ जाएगा, mv माइनस mv, यानी कि 2mv आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास, ये इधर जाने का और ये इधर आने का, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे और चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा आपका, 2mv रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएं हम कि यहां से आपके पास है कि व्हेन देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि ये आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो फॉलो होगा लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, इन इलास्टिक कोलिजन है आपके पास। एंड आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी बिहेव एज ए सिंगल। अब यहां पे आपने क्या देखा, दोनों आपस में जुड़ गई हैं, दोनों आपस में स्टिक हो गए। तो ये आप स्टार्टिंग में भी देख चुके हो, तो इस बार ये कैसा हो गया, परफेक्ट। आप परफेक्ट भी कैसा, इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए यहां से परफेक्टली इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक यस, बिल्कुल ये वाला होगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था, 1, और इसके लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये आपको याद रखना, आंसर क्या होगा आपके पास, बी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बेसिक आप पहले वाले सेशंस में देख चुके हो। द खालिस्तान एनर्जी ऑफ बॉब इज मैक्सिमम, यहां से आप मान के चलें इस तरीके से, ये छत के साथ अटैच आप मान के चलें और इस तरीके से ये आपके पास है। अब जब ये इधर आएगा ये वाला पार्ट, या ये इधर आएगा ये वाला पार्ट, तो यहां से अगर हम बात करें ये, और यहां से अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या रहेगा, हाइट h, और जो एनर्जी आपके पास रहेगी mgh, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कब, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम।
लेकिन जब ये यहां से गुजर रहा है इस तरीके से, तो इसकी पोटेंशियल तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, ज्यादा। इस वाली पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब ये यहां से ऊपर की ओर जाएगा तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज्यादा, और यहां जाके पोटेंशियल जो कि mgh के बराबर है ये हो जाएगी मैक्सिमम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मेन पोजीशन यानी यहां कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी। ये आपका आंसर था। और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर बात करें, मेन के बजाय एक्सट्रीम पोजीशन इन बाह्य बिंदुओं पे बात करें तो पोटेंशियल और कितना, तो mgh के बराबर आप निकालें। बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें समझाई जा रही हैं। अगला देखिए आपके पास, जेट इंजन किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देखिए यहां आपके पास दो चीजें हैं। जेट या रॉकेट की मैं बात करूं यहां से इस तरीके से, इसमें जहां से फ्यूल इजेक्ट होता है, जहां से फ्यूल बाहर होता है, यहां पे आपका अप्लाई होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन यहां अप्लाई होता है जहां से फ्यूल बाहर निकलता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जहां ये आग लगी हुई है ये एटमॉस्फेयर के साथ, नहीं, जहां से फ्यूल इजेक्ट होता है उस वजह से चल रहा है। पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, रॉकेट के केस में आपके पास F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v वेलोसिटी माइनस रेट ऑफ डिक्रीज इन मास dm/dt। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तीसरा, जितने भी आपके एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण। यह चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक था आपके पास। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आप कहां याद रखोगे, ये प्लेनेटरी मोशन जो ग्रह गति के नियम होते हैं, प्लेनेटरी मोशन ग्रह गति के नियम, और जो आपने पढ़े हैं केपलर्स सेकंड लॉ में, केपलर्स सेकंड लॉ में, यहां आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आपके पास, द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है सर, W निकालना है, यानी कि Fx cos ऑफ थीटा टू रिवॉल्व वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन जहां से चली थी अर्थ वही वापिस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। x अगर 0 है तो वर्क डन किसके बराबर है, 0। जब एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो रही है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जहां से चले थे अगर वही वापस आ रहे हैं तो वर्क डन 0। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट। भाई हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी आपके पास ये सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होती है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होती है। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें दो पार्ट आप बना लीजिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास एक्सट्रीम, और दूसरा आपके पास मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है कि यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। मीन पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब आपको देखना है कहां पे मिनिमम एट, और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको देखना है एक्सट्रीम पॉइंट पे आपके पास, क्योंकि यहां क्या ज्यादा रहेगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा। लेकिन हां ये चीज आपको याद रखनी कि टोटल एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट। जैसे ग्राफ में भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो,
मान लीजिए एक एनर्जी यहां से ऐसे जा रही है, ये एक्सट्रीम पोजीशन -x से आप +x की तरफ जा रहे हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ज्यादा है वो आपकी कौन सी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अपोजिट अगर आप देखते हो यहां से इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो जहां एक ज्यादा वहां दूसरी कम है आपके पास। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मिनिमम है और मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम है, ये मीन पे मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी, बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको समझाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन का जवाब दी। ये इतना आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका जवाब दें। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो कौन सी एनर्जी होगी? मोशन के कारण जो एनर्जी, देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं एक सेकेंड भाई, रोक के चलो भाई, सिखाना जरूरी बच्चों को। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट यहां से, ये होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू आपका मोशन, ये गति से संबंधित होता है। और ये आपके पास होगा रिलेटेड टू, किससे संबंधित होगा? रिलेटेड टू, तो दो पार्ट बनते हैं आपके पास। पहला पार्ट आपका चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, शेप में चेंज है। और दूसरा पार्ट आपके पास चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज। चेंज इन शेप या स्ट्रेचिंग की बात करें तो यहां से आपके पास जैसे रबड़ को आप खींच रहे हो, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। धनुष का तीर खींच रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। गुलेल का रबड़ खींच रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। घड़ी में चाबी भर रहे हो, स्प्रिंग को ऐसे रोटेट कर रहे हो, स्प्रिंग को खींच के छोड़ रहे हो, सब में क्या है? स्ट्रेचिंग। और जहां स्ट्रेचिंग होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी ½ kx², इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जहां चेंज इन पोजीशन होगा, जैसे आप छत पे चले जाओ, आप पहाड़ पे चले जाओ, आप को अगर किसी ऊंचाई पे रखा जाए तो उन सब कंडीशन में, या बांध के अंदर पानी स्टोर है किसी ऊंचाई पे, तो उन सब कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर है? mgh के बराबर। तो ये चीज आपको याद रखनी थी। तो ड्यू टू मोशन आपके पास कौन सी हो जाएगी? ये वाली। और इसमें भी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास। यहां से क्या है कि एक लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर, ये हो गई x की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी u है। इफ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो मुझे पता है किसके बराबर है आपके पास, ½ kx²। दो कंडीशन दे रखी तो आप इस तरीके से लिखेंगे। इनिशियल आपके पास तो ½ k यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट वो आपका सेम है। पहले कितना रखा है इसने? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास फाइनल कितना है? तो ½ k और इधर आपके पास 10 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहां से आ जाएगा आपका 1/2, ½ k से ½ k कैंसिल। दिस इंप्लाइज u इनिशियल बाई u फाइनल इज इक्वल टू 1/4 आपके पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u इनिशियल, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया। बड़ा आसान है, जब आपको बेस क्लियर है तो फिर क्वेश्चन आसान है। देखो कितना आसानी से हमने सोल्व कर लिया, और इससे जस्ट पहले ये बता के चला हूं मैं, और आपसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि इन चीजों को आप सीरियसली सीखें। एक बार सीखेंगे लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। अगला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखें क्या है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.25। द मैक्सिमम स्पीड यानी कि v की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। कैन बी ड्रिवन बाय, r की वैल्यू आपको दे रखी है, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद विदाउट स्कीडिंग, देखो एक चीज आपको पता है, एंगल की यहां कोई बात नहीं है, तो F इज इक्वल टू म्यू mg। और एक आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास mv स्क्वायर बाई r, ठीक है सर, जानते हैं दोनों फोर्स आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू म्यू mg। मास से मास को कैंसिल करो, दिस इंप्लाइज v किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी, इसके बराबर हो जाएगा। क्या वैल्यू दे रखी है वो आपको पुट करनी है। देखिए यार 9.2 या तो बाय मिस्टेक लिखा होगा या कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपके पास होगा। यहां से अगर देखिए, वैसे 9.2 काफी रेयर चांस होता है, इतना कम। यहां से अगर मैं बात करता हूं आपसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडर द रूट आपके पास कितना 0.25 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सर, आर की वैल्यू दे रखी 20 इंटू आपके पास कितना दे रखा है 9.8 होना चाहिए, 9.2 किस वजह से पता नहीं, अगर लिख रहा है हम यहां लिख देंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। यहां से 25 का अगर 1/4 तो ये आ जाएगा आपके पास 5, और यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 दूनी 10, 1 9 5 45 और 1 46। नहीं ऐसा तो नहीं है, ये 9.8 ही होगा, बाय मिस्टेक फिर यहां लिखा गया है, क्योंकि 9.8 को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो 8 5 40, 4 9 5 45 और 4 49, ये 9.8 कर लेना। और यहां पे आपके पास 9.2 की बजाय 8, यहां आंसर आ जाएगा अंडर रूट 49, जिसका आंसर हो जाएगा 7। ये आपके पास आंसर है। तो ये बाय मिस्टेक 9.2 लिखा गया, ये 9.8 आएगा, 9.8 आएगा, फिर ये टाइपिंग एरर है आपके पास, ठीक है। बेसिक से आपने सोल्व किया, आसान से आपका आ गया आंसर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा क्या करो कि चीजों को रिलैक्स माइंड से, जितना शांत होके स्टेबल होके सीखोगे उतना आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि सच में आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है, फिर पेड कोर्स आप ज्वाइन कर लें। कोड आपके सामने चल ही रहा होगा, Y575 आप यूज करें। इस कोड से आपको 77% ऑफ भी मिलेगा। खैर चलिए, उनकी बातें चलती रहेंगी, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास की फोर्स आपके पास 250 न्यूटन, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ मोमेंटम एक्वायर्ड। ये आपके पास निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकाल। अरे यार कितना सिंपल है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम वी बाई टी, और एम वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम बाई टी। निकालना है टी की वैल्यू, टी बराबर हो जाएगा P बाई एफ। P की वैल्यू 125 और F की वैल्यू आपके पास 250, 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। खत्म। कोई डाउट हो तो बताओ, मुझे तो लगता नहीं आपको कोई डाउट है, क्योंकि कितना बारीकी से देखो, कितना आसान था ये सवाल। लेकिन स्टूडेंट के माइंड में रहता है सर हमें तो न्यूमेरिकल नहीं आता। अरे न्यूमेरिकल नहीं है मेरे भाई, ये तो मजाक था आपके साथ, और मजाक आप भी करना सीखो न्यूमेरिकल्स के साथ। भाई पूछने वाले को शर्म नहीं आई, मुझे तो लग रहा आनी चाहिए थी। देखो यहां से रेट ऑफ वर्क डन अगर लिखता है, कार्य करने की दर अगर लिखता है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर। और यहां से क्या लिखा है, कैपेसिटी या टेंडेंसी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। आंसर ये होगा आपके पास।
क्लियर है? नेक्स्ट, ये वाला सोल्व करके देखो एक बार आप, ये वाला सोल्व करके देखो। 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड 4 ग्राम इक्वल लीनियर मोमेंटम है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? p²/2m के बराबर होती है। इक्वल लीनियर मोमेंटम है तो दिस इंप्लाइज आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू आपके पास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सेकंड। 2 से 2 कैंसिल आपके पास यहां से, तो यह आपके पास हो जाएगा m1/m2। दोनों का रेशियो वही आएगा जो मास का रेशियो है, इनवर्स में रेशियो है आपके पास। यहां से एक सेकेंड ध्यान से देखना भाई, एक सेकेंड गलती कर रहे हैं हम लोग। यहां से आपके पास ये m2 आएगा क्योंकि इनवर्स में है, ये m1 आएगा, ये m2 और ये आपके पास m1 इनवर्स में है आपके पास। तो अगर इनका रेशियो देखें, मास का रेशियो m1 रेशियो m2 आपके पास क्या दे रखा है? 1:4। तो दिस इंप्लाइज अगर लीनियर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 2, ये क्या हो जाएगा? 4:1, क्योंकि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। सिंपल से सिंपल, आपको सिंपल से भी आसान क्वेश्चन आपके पास। आगे बढ़िए, अगला आपके पास क्या है कि 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास आर रिलीज फ्रॉम ए हाइट, आपके पास क्लिफ आप कह सकते हैं। एट एनी टाइम बोथ विल हैव इक्वल। यहां पे सबसे पहली बात की गई है 2 डिफरेंट मासेज, मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, और एक्सेलरेशन में g मास ऑफ अर्थ r²। ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर क्या होगा आपके पास? आंसर होगा आपका बी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा फ्री फॉल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तीनों में मास आपको नजर आ रहा है लेकिन उसमें नहीं। यहां से देखिए आपके पास इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो काइनेटिक एनर्जी का है, गतिज ऊर्जा का है। गतिज ऊर्जा का तो जाहिर सी बात है कि वो मोशन से संबंधित होगा, रिलेटेड टू मोशन, गति से संबंधित होगा। यहां से देखिए, सबसे पहले स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ एरो, तो कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। दूसरा ब्रिक्स, और पोटेंशियल भी कौन सी आपके पास? हाफ kx²। मकान के छत पर रखे गए ईंट, यानी कि पोजीशन की बात कर रहा है, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? mgh। वाउंड स्प्रिंग, यानी कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो खींच रखा है एक तरीके से, तो यहां भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx²। और रिवॉल्विंग टॉप, जो नाचता हुआ लट्टू है आपके पास, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ये आपका एग्जांपल होगा। यहां काफी अच्छा क्वेश्चन ये आपके लिए बन गया। वैसे क्वेश्चन आसान था लेकिन काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिले इसमें। और माय डियर फ्रेंड्स, रोजाना जो हम यहां एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की, आप भी कोशिश करें सपोर्ट करने की। आप भी कोशिश करें कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक हमारी बात पहुंच सके, हर बच्चे तक वो सारे क्वेश्चंस मिल सके जो उसको सिखाने के लिए हम यहां प्रयासरत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करेगी? आपको ये हाफ mv² है आपके पास, किस चीज पर डिपेंड करेगी? क्या इसके मास पर, क्या इसके मोशन पर, या दोनों पर? सर ये दोनों पे डिपेंड करेगी, मास और वेलोसिटी। मास को डबल करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी,
वेलोसिटी को डबल किया तो ये 4 गुना हो जाएगी। चलते हैं आगे, पावर की बात कर रहा है। यहां से आपका पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ये आपका पावर होगा, या एनर्जी बाय टाइम। तो वर्क को आप किस में मेजर करते हो, जूल बटा आपके पास सेकंड। तो पहला जूल बटा सेकंड, ये तो सही है। उसके बाद है आपके पास 1000 वाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट। अरे ये तो सीधा ही लिख रखा है। और ये बराबर हो जाएगा 1.34 HP की, इतने हॉर्स पावर के इक्वल हो जाएगा। और 1 HP 746 वाट के इक्वल होगा। इसमें आप क्या करते हो, मेजर करते हो पावर ऑफ इंजन। पावर ऑफ इंजन को आप मेजर करते हो, इंजन की शक्ति को आप मेजर करते हो। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई है। पावर आपके पास, यहां से हम देखें, पावर आपके पास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश है ये स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये आया असली न्यूमेरिकल। देखो आपके एग्जाम में टोटल मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, तो 2 to 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो सच में क्वेश्चन कहलाने के लायक होंगे। वैसे तो ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार। आपसे कहा गया है कि एक रिजल्टेंट फोर्स, अरे मान जा, पिछला समझा तो दिया, क्यों बार बार सामने आ रहा है। देखो यहाँ आपसे कहा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स आपके पास इस तरीके से, ये आपके पास है 28.2 न्यूटन। यानी कि आप इसे ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास F है, ये आपके पास F है। और यहां थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी, कुछ दे रखी है, फ्रिक्शन आपके पास, ठीक है, नहीं दे रखी। इसको मान लो आप थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, F कोस ऑफ थीटा। अरे दे रखे ना 45, चलो कोई नहीं, आगे यूज कर लेंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका F साइन ऑफ थीटा। तो यहां से आपके पास ये 28.2 न्यूटन है, तो इधर वाला आपके पास हो जाएगा क्या, 28.2 कोस, यहां से कितना 45 डिग्री, और इधर आपके पास हो जाएगा कितना सर, ये F साइन ऑफ थीटा आपके पास रहेगा। तो F की जगह तो 28.2 आ गया, साइन थीटा कितना 45 डिग्री। आपको पता है साइन 45 या कोस 45 1/√2 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर होगा। अब यहां से देखो आप, यहां से आपने देखा ये 1/√2, तो ये हो जाएगा 1.414। यानी कि यहां से अगर आप सोल्व करते हो ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगी 20 न्यूटन। सिमिलरली ये भी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 न्यूटन, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपके पास क्या हो जाएगी 20√2, और ये कितनी है आपके पास 28.2 न्यूटन, ये आपके पास। अब यहां से देखो जो नीचे की तरफ फोर्स दे रखी है, ये आपको दे रखी है 50 न्यूटन। बची कितनी आपके पास भाई, ऊपर की तरफ है 20, नीचे की तरफ है 50। अब आपको देखना है डिफरेंस कितने का है, या दो आपको देखनी है। एक आपको देखना है जस्ट मूव द फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो इसके बराबर होगी। तो आपके पास आंसर कितना है 20। और दूसरा आपको देखना है नॉर्मल फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स आपके पास बची, ये जो डिफरेंस आपके पास बचा वो है 30। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। इससे आसान तो फिर क्या ही बताया जाए, ये चीज बस आपको ये पता है कि साइन 45 ये आपके पास रहता है 1/√2।
और cos 45 की भी वैल्यू यही रहती है। और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या रहती है, 1.414। बस इतना सा अगर आपको पता था तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। लेकिन खैर, ऐसे क्वेश्चंस जब फर्स्ट टाइम आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन में दम है, नेक्स्ट टाइम देखा उठा के पटक देना इसको। अगला आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कंप्रेस बाय ए डिस्टेंस h। यहां से आपको देखना है F इज इक्वल, सॉरी एनर्जी निकालनी है ना, U इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, हाफ kx²। अब यहां जो डिस्प्लेसमेंट है U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, x²। खत्म करनी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, या आप इसे एम्पलीट्यूड कह सकते हैं या डिस्टेंस आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सर्टेन स्प्रिंग, अगर उसे डिस्टेंस s तक खींचा जाए तो कितनी है, 10। अब आपको बताना है कि यहां से द अमाउंट ऑफ वर्क डन सो दैट इट मस्ट बी टू, आपको स्ट्रेच करना है एडिशनल डिस्टेंस s, यानी कि आपको कहां तक, 2s तक। तो आप क्या कर लो कि आप यहां से निकाल लो, यहां से आप निकाल लो। देखो आपके पास इनिशियल कितना होगा, इनिशियल होगा आपके पास हाफ k 10 का स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, इनिशियल डिस्टेंस आपका s है ये, और इनिशियल एनर्जी आपको कितनी दे रखी है, 10, ये आपको दे रखा है। और फाइनली आपके पास कहां पहुंच गया है, फाइनली आपके पास कहां पहुंच गया है, ये U इज इक्वल टू हाफ k, और दोनों को अगर जोड़ा, देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि जैसे ये कोई स्प्रिंग था आपके पास, यहां से स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, यहां तक खींचा गया था, यहां से खींचना शुरू किया s, तो ये आपको दे रखे यहां से यहां तक की 10। आपको नीचे वाले के लिए निकालना है, ये अनदर 10 के लिए ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना। खैर एक बार हम टोटल निकाल के पहले वाले अगर माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 2s इसका होल स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 10/u, और ये है आपके पास 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो दिस इंप्लाइज आपके पास u की वैल्यू कितनी आ गई, 40 जूल। और डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो पहले कितना 10, अब कितना है 40, अंतर कितना आया है, तो आखिरी वाली स्ट्रेचिंग के लिए आपको कितना चाहिए, 30। पहले जहां 10 में काम चल रहा था, अगले में कितना चाहिए आपको, 30 जूल चाहिए, तब जाके टोटल आपका 40 जूल बनेगा। तो ये भी था बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन पेशेंस के साथ जब आप इसे टैकल करोगे तब जाके ऐसे क्वेश्चंस आपके सोल्व होते हैं। हमेशा आपको जरूरत होती है फुल कंसंट्रेशन की, पेशेंस की आपको जरूरत होती है। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आ रहे होंगे। खैर एक और क्वेश्चन देखो, When 10 Newton force is applied on a body, displacement है 2 मीटर, find the in the direction of force, सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क किसके बराबर है, F इंटू एक्स, F की वैल्यू कितनी 10, X की वैल्यू कितनी 2, आपका आंसर हो गया 20 जूल। बताओ ये भी कोई पूछने का क्वेश्चन था आपके? अगर मान लीजिए 10 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, 10 में से 2 ऐसे होंगे, 2 इससे थोड़े अच्छे, और 2 ऐसे होंगे बिल्कुल आपको 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स करके देगा। तो आपको आसान पे इतना स्कोर कर लेना है कि डिफिकल्ट भी अगर छोड़ना पड़ जाए, वैसे तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाई चांस अगर छोड़ना पड़ जाए तो आप कट ऑफ से भी काफी अच्छे सेफ स्कोर पे हों। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अगला पार्ट आपके पास क्या होगा, देखिए आपके पास एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है 100 ग्राम,
स्लाइड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ब्लॉक की जो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है वो 10 से कितना होगी, 5 हो गई। थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप होगी यहां से, या जो भी एनर्जी में चेंज आया है वो आप निकाल सकते हो। सर यहां से जो थर्मल एनर्जी होगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। 100 ग्राम है तो 100 गुना 10 की पावर आपके पास -3 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, इनटू आपके पास मास हाफ रहता है आपके पास हाफ mv², तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 और यहां पे 5 का स्क्वायर आपके पास 25। दिस इंप्लाइज जो एनर्जी आएगी आपके पास हीट एनर्जी, यहां से जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर क्या बनेगा आपके पास, ऊपर बनेगा 0.2, यहां से 100 नीचे हो गया, आपके नीचे लेके आएंगे तो 2000 मल्टीप्लाई यहां से कितना 75, 2 0 से 2 0, 5 से करेंगे तो कितना, यहां से 15 और 5 से करेंगे तो कितना 4, 15/4। तो देखिए आपके पास क्या होगा, 4 × 12 आपके पास, तो 3.75 ये आपके पास हो जाएगा। कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर यही आएगा। तो क्या कर रखा है इसने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये आपसे पूछ रहा है हीट, आपके माइंड में चल रहा होगा स्पेसिफिक, लेटेंट, थर्मल, कुछ ऐसा चल रहा होगा। नहीं यार, ये ट्रैप है, ये धोखा है। और धोखा कब क्लियर होगा आपका, जब बेस क्लियर होगा, विजन एकदम से क्लियर होगा। विजन के लिए थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है, और अगर आप चाहते हो थ्योरी और कंसेप्ट पढ़े तो जाहिर सी बात है कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी होगी, जो सुबह में 9 AM to 10 AM चल रही है, 9 AM to 10 AM चल रही है। इसके लिए आपको जो बैच परचेज करना है, अभी आपके पास जो बैच अवेलेबल है, मैं कहूंगा कि आप महापैक ले लें। महापैक में यह है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और अभी आपको महापैक पे डबल वैलिडिटी मिल रही है। साथ में आपके पास इस कोड से Y575 से 77% ऑफ मिल रहा है, 77% ऑफ मिल रहा है। तो आप इसका फायदा उठाइए ना, आप इसका फायदा उठाइए। कम से कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा बेहतर, मैं कहूंगा बेस्ट क्वालिटी, और वो चीज आपको दिख भी रही होगी हम कितना ज्यादा एफर्ट आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। खैर एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की आपने खींचा 1 सेंटीमीटर, लेकिन आप खींच रहे हो अब 4 सेंटीमीटर, 1/4, तो आपका यहां से क्या रहता है kx², 4 का स्क्वायर कितना 16। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, फॉर्मूला क्या था आपके पास, हाफ kx²। तो आपको पता है कि यहां से क्या आएगा, ये इनिशियल, यू फाइनल हाफ के एक्स इनिशियल और यहां पे एक्स फाइनल, इसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। एक्स इनिशियल आपके पास कितना था 1, एक्स फाइनल कितना 4, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 1/16, ये आपके पास। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इनिशियल जहां 1 है, फाइनल आपकी 16 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जब बेस क्लियर हो जाता है तो देखा विदाउट यूजिंग पेन आप आंसर कर सकते हैं, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा दिए हैं। इसकी वजह क्या थी कि हम यहां से कोशिश कर रहे हैं जितना भी टाइम आपका हम ले उसमें आपको कुछ ना कुछ इतना कीमती दें कि आप भी उस चीज का फायदा उठाएं और एग्जाम में इसी साल सिलेक्शन पाएं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। अगर इतने सारे क्वेश्चंस भी आपने सीख लिए हैं तो बिलीव मी आपका ये चैप्टर ऑन टिप्स होगा। खैर अभी भी आपके पास कुछ सेशंस और बाकी हैं वर्क एनर्जी पावर पे, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और हाँ कोशिश करें बेहतर सीखें, रोजाना सीखें। ये सेशंस छोटे इसलिए हैं आपके पास कि यहां कंटेंट को बारीकी से दिया जा रहा है, तो
तो थोड़ा सा आपको सीखने में दिक्कत महसूस होगी, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकें, इसलिए सेशन छोटे रखे जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।